हाय एवरीवन। सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसे कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस ऑप्शनल सोशियोलॉजी पेपर 2 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हल करा रहा हूं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को सावधानी पूर्वक तैयार करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न अनिवार्य होता है और पांचवा प्रश्न अनिवार्य होता है, जिसमें ए बी सी डी ई 5 प्रश्न दिए होते हैं। पांचवें प्रश्न में भी ए बी सी डी ई 5 प्रश्न दिए होते हैं। खंड ए से आपको पहला प्रश्न और के अतिरिक्त 2 प्रश्न, या खंड बी से पांचवा प्रश्न प्लस 2 प्रश्न, आपको किसी भी खंड से 3 प्रश्न करने होते हैं, चाहे इस खंड से करिए चाहे उस खंड से। हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज को उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं दार्शनिक स्रोतों के आधार पर समझने का प्रयास करता है। जीएस धुर्रे, लुई ड्यूमो तथा इरावती कर्वे जैसे समाजशास्त्रियों ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन में इस दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने में भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य की महत्ता निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है सामाजिक संस्थाओं की व्याख्या। वर्ण, जाति, आश्रम, धर्म, कर्म तथा पुरुषार्थ जैसी अवधारणाओं को शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से समझने में सहायता मिलती है। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक निरंतरता का अध्ययन। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण तथा स्मृतियों के आधार पर सामाजिक मूल्यों एवं परंपराओं की निरंतरता स्पष्ट होती है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, परिवार एवं नातेदारी की समझ। इरावती कर्वे ने भारतीय नातेदारी एवं परिवार की संरचना को सांस्कृतिक संदर्भों में समझाया। चौथा पॉइंट है एकता में विविधता का विश्लेषण। विभिन्न भाषाओं, धर्मों और समुदायों के बावजूद साझा सांस्कृतिक आधार भारतीय समाज को जोड़ता है। अब हम सीमाएं देखेंगे। यह दृष्टिकोण ग्रंथों पर अधिक निर्भर होने के कारण सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय विविधताओं तथा दलित, जनजाति एवं स्त्री अनुभवों को पर्याप्त महत्व नहीं देता। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य भारतीय सामाजिक व्यवस्था के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आधारों को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है, किंतु समकालीन भारतीय समाज की व्यापक समझ के लिए इसे संरचनात्मक, ऐतिहासिक तथा अनुभवजन्य दृष्टिकोणों के साथ समन्वित करना आवश्यक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि कीजिए कि भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण हो रहा है, इसमें योगदान करने वाले कारकों की भी विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। भारतीय समाज परंपरा और आधुनिकता के सह अस्तित्व का उदाहरण है। एम.एन. श्रीनिवास तथा योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय परंपराएं स्थिर न होकर परिवर्तनशील हैं और आधुनिक मूल्यों के प्रभाव से उनका पुनर्संरचन हो रहा है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारतीय परंपराओं के आधुनिकीकरण के प्रमाण। पहला है विवाह संस्था में प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह तथा विवाह की बढ़ती आयु का प्रचलन। दूसरा है संयुक्त परिवार की पारंपरिक संरचना में परिवर्तन तथा नाभिकीय परिवारों का विस्तार। अगला पॉइंट है धार्मिक अनुष्ठानों में डिजिटल माध्यमों एवं
ऑनलाइन पूजा पाठ का प्रयोग। अब अगला पॉइंट देखते हैं, महिलाओं की शिक्षा एवं रोजगार में बढ़ती भागीदारी से लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन। पांचवा पॉइंट है, जाति व्यवस्था का राजनीतिक एवं आर्थिक हित समूहों के रूप में पुनर्गठन। हम अगला हेडिंग देते हैं, आधुनिकीकरण में योगदान करने वाले कारक के बारे में देखेंगे। पहला है शिक्षा का प्रसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समानता के मूल्यों का विकास करना। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, नई जीवन शैली और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति, विभिन्न संस्कृतियों और आधुनिक विचारों का प्रसार करना। अगला पॉइंट है संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान, समानता, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास एवं बाजार व्यवस्था, उपभोग, संस्कृति एवं नए सामाजिक संबंधों का विस्तार करना। अगला पॉइंट है मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी, पारंपरिक मान्यताओं के पुनर्मूल्यांकन में सहायक। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः भारतीय परंपराएं समाप्त नहीं हो रही हैं, बल्कि आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए नया स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। योगेंद्र सिंह के शब्दों में, यह परंपराओं का आधुनिकीकरण है जो भारतीय समाज में निरंतर परिवर्तन और निरंतरता दोनों को प्रतिबिंबित करता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके अनुसार महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए कौन से सामाजिक सुधार आंदोलन ने सबसे अधिक प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह किया है? व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु अनेक सामाजिक सुधार आंदोलनों ने योगदान दिया है। इनमें 19वीं शताब्दी का ब्रह्म समाज आंदोलन सर्वाधिक प्रभावशाली माना जा सकता है, क्योंकि इसने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध वैचारिक एवं कानूनी स्तर पर व्यापक परिवर्तन की नींव रखी। अगला पॉइंट है मुख्य भाग। ब्रह्म समाज आंदोलन राजा राम मोहन राय एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रमुख योगदान के बारे में देखेंगे। क्या क्या योगदान है? पहला है सती प्रथा का उन्मूलन। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध। महिलाओं के अधिकारों एवं गरिमा को बढ़ावा मिला। महिला शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की आधारशिला रखी गई। अगला पॉइंट है समानता एवं मानवतावाद का प्रसार। महिलाओं को स्वतंत्र व्यक्तित्व एवं सामाजिक सम्मान प्रदान करने की दिशा में वैचारिक परिवर्तन आया। हालांकि आर्य समाज, सत्य शोधक समाज तथा महिला आंदोलनों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु ब्रह्म समाज ने सामाजिक चेतना एवं विधायी सुधारों के माध्यम से व्यापक प्रभाव डाला। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः महिलाओं की स्थिति के उत्थान में ब्रह्म समाज आंदोलन ने सर्वाधिक प्रभावी भूमिका निभाई। इसके प्रयासों ने भारतीय समाज में लैंगिक समानता, शिक्षा और महिला अधिकारों की आधुनिक अवधारणा को सुदृढ़ आधार प्रदान किया, जो आज भी महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक नीतियों ने भारत में जनजातियों की सामाजिक आर्थिक दशाओं को किस प्रकार से प्रभावित किया था? विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। भारतीय जनजातियां परंपरागत रूप से जल, जंगल और जमीन पर आधारित आत्मनिर्भर जीवन शैली का पालन करती थी, किंतु ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने उनके आर्थिक संसाधनों, सामाजिक संरचना तथा सांस्कृतिक जीवन में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए। परिणाम स्वरूप जनजाति समाज गहरे सामाजिक आर्थिक संकट से प्रभावित हुआ। और मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। वन नीतियों एवं भारतीय वन अधिनियम 1856-1878 के कारण जनजातियों के पारंपरिक वन अधिकार सीमित हो गए।
दूसरा पॉइंट है झूम खेती तथा शिकार संग्रह जैसी आजीविकाओं पर प्रतिबंध लगाए गए। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, भूमि राजस्व व्यवस्था के कारण साहूकारों और जमींदारों का प्रभाव बढ़ा तथा जनजातियों का भूमि विस्थापन हुआ। अनेक जनजातियां खानों, चाय बागानों और उद्योगों में सस्ते श्रमिकों के रूप में कार्य करने को विवश हुई। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, सामाजिक प्रभाव। पारंपरिक सामुदायिक स्वशासन और सामाजिक संस्थाएं कमजोर हुई। बाहरी समुदायों के हस्तक्षेप से सामाजिक अस्थिरीकरण तथा शोषण में वृद्धि हुई। मिशनरी गतिविधियों और आधुनिक शिक्षा के कारण सांस्कृतिक परिवर्तन तथा नई सामाजिक चेतना का विकास हुआ। हम अगला पॉइंट देखेंगे, राजनीतिक एवं प्रतिरोधात्मक प्रभाव। औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह 1855, मुंडा उलगुलान 1899 से 1900 तथा भील विद्रोह जैसे अनेक जनजाति आंदोलन हुए। इन आंदोलनों ने जनजाति पहचान एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ किया। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः औपनिवेशिक नीतियों ने जनजाति समाज की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित किया। हालांकि इन परिस्थितियों ने जनजाति अस्मिता और अधिकारों के लिए संघर्ष की चेतना को भी जन्म दिया, जिसने स्वतंत्र भारत में जनजाति कल्याण एवं संरक्षण संबंधी नीतियों की आधारशिला रखी। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए कौन से सामाजिक सुधार आंदोलन ने सबसे अधिक प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह किया? व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध तथा शिक्षा के अभाव जैसी कुरीतियों से प्रभावित थी। विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इनके उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज आंदोलन सर्वाधिक प्रभावशाली माना जा सकता है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। ब्रह्म समाज आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। पहला पॉइंट है, सती प्रथा के उन्मूलन हेतु राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा पॉइंट है, विधवा पुनर्विवाह तथा महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के पक्ष में जनमत तैयार किया गया। अगला पॉइंट है, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, जिससे आधुनिक चेतना और आत्मनिर्भरता का विकास हुआ। अगला पॉइंट है, इस आंदोलन ने तर्कवाद, समानता एवं मानवतावाद जैसे आधुनिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है, इसके प्रभाव से ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले तथा आर्य समाज जैसे अन्य सुधार आंदोलनों को भी प्रेरणा मिली। अगला पॉइंट है, महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, जिसने आगे चलकर संवैधानिक अधिकारों और लैंगिक समानता की नींव रखी। हालांकि आर्य समाज, सत्यशोधक समाज तथा महिला आंदोलनों ने भी महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु सामाजिक चेतना के स्तर पर व्यापक परिवर्तन की शुरुआत ब्रह्म समाज आंदोलन से हुई। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः कहा जा सकता है कि ब्रह्म समाज आंदोलन ने भारतीय महिलाओं की स्थिति के उत्थान में सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। इसने न केवल सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी, बल्कि आधुनिक भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की आधारशिला भी स्थापित की। अब हम सीधे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या आप सोचते हैं कि भारत जैसे समाज में नियत विकासीय परिवर्तन विभेदीकरण के द्वारा होते हैं? क्या आप नियत विकासीय प्रक्रिया में निरंतरता को देखते हैं? अपना उत्तर उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। नियत विकासीय परिवर्तन से आशय ऐसे सामाजिक परिवर्तनों से है जो समाज की आंतरिक परंपराओं, मूल्यों एवं सांस्कृतिक निरंतरता के आधार पर विकसित होते हैं। योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय समाज में आधुनिकीकरण प्रायः परंपराओं के पुनर्संरचनात्मक रूपांतरण के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में विभेदीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत में नियत विकासीय परिवर्तन एवं विभेदीकरण। पहला है, सामाजिक संस्थाएं समय के साथ अधिक विशिष्ट एवं कार्यात्मक रूप से विभेदित होती गई हैं। अगला पॉइंट है, संयुक्त परिवार से एकल परिवारों का उद्भव हुआ।
किंतु नातेदारी संबंध एवं पारिवारिक दायित्व बने हुए हैं। अगला पॉइंट है जाति व्यवस्था में परंपरागत व्यवसायों का स्थान शिक्षा एवं पेशागत विविधता ने लिया, जिससे कार्यात्मक विविधीकरण बढ़ा। अगला पॉइंट है पंचायतों का विकास लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में हुआ, जिनमें महिलाओं तथा अनुसूचित वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। अगला पॉइंट है धार्मिक संस्थाओं ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा जैसे नए कार्य अपनाए हैं। अगला पॉइंट है नियत विकासीय प्रक्रिया में निरंतरता। हाँ, भारत में इस प्रक्रिया में निरंतरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहला है विवाह संस्था में आधुनिकता के बावजूद पारिवारिक सहभागिता एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान बने हुए हैं। योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक वैज्ञानिक स्वरूप में पुनरुत्थान हुआ है। अगला पॉइंट है डिजिटल माध्यमों द्वारा पारंपरिक त्योहारों और धार्मिक आयोजनों का संरक्षण एवं प्रसार हो रहा है। हम अगला पॉइंट देखते हैं एम श्रीनिवास की सांस्कृतिकरण तथा योगेंद्र सिंह की परंपराओं का आधुनिकीकरण की अवधारणाएं इस निरंतरता को रेखांकित करती हैं। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः भारत जैसे समाज में नियत विकासी परिवर्तन मुक्त विविधीकरण एवं संरचनात्मक अनुकूलन के माध्यम से घटित होते हैं। इनमें परंपरा और आधुनिकता का सा अस्तित्व दिखाई देता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में निरंतरता एवं स्थायित्व दोनों बने रहते हैं। हम सीधे नेक्स्ट प्रश्न से चलते हैं। अगले प्रश्न पर कृषक वर्ग संरचना आधुनिक शक्तियों के कारण परिवर्तित हो रही है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। कृषक वर्ग संरचना से आशय ग्रामीण समाज में भूमि स्वामित्व, उत्पादन संबंधों तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर किसानों के विभिन्न वर्गों से है। आंद्रे बेतेई, ए.आर. देसाई तथा डेनियल थार्नर ने भारतीय कृषक वर्गों का विश्लेषण किया है। वैश्वीकरण, तकनीकी विकास तथा बाजारोन्मुखीकरण जैसी आधुनिक शक्तियों ने इस संरचना में व्यापक परिवर्तन किए हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। कृषक वर्ग संरचना में परिवर्तन के आधुनिकी कारक। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कृषक वर्ग संरचना में परिवर्तन के आधुनिक कारक। पहला, हरित क्रांति एवं तकनीकी प्रगति के कारण समृद्ध किसानों का एक नया वर्ग उभरा। वैश्वीकरण एवं बाजार अर्थव्यवस्था ने व्यावसायिक कृषि तथा सामुदायिक कृषि को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है भूमि सुधार एवं सरकारी नीतियों से जमींदारी व्यवस्था का क्षय हुआ तथा मध्यम किसानों का विस्तार हुआ। शिक्षा, नगरीकरण एवं प्रवासन के कारण कृषि पर निर्भरता कम हुई और बहु व्यवसायिक ग्रामीण वर्ग विकसित हुआ। अगला पॉइंट है कृषि यंत्रीकरण ने कृषि मजदूरों की प्रकृति एवं रोजगार संबंधों को प्रभावित किया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। परिवर्तन के बावजूद भूमि स्वामित्व में असमानता और जाति आधारित वर्चस्व अभी भी विद्यमान है। छोटे एवं सीमांत किसान ऋण ग्रस्तता और बाजार की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। कारपोरेट कृषि और वैश्वीकरण से किसानों के बीच वर्गीय ध्रुवीकरण बढ़ा है। कई क्षेत्रों में पारंपरिक संरचनाएं आधुनिक शक्तियों के साथ साथ अस्तित्व बनाए हुए हैं। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः आधुनिक शक्तियों ने भारतीय कृषक वर्ग संरचना को गतिशील एवं विविधता पूर्ण बनाया है, परंतु यह परिवर्तन समान रूप से नहीं हुआ है। इसलिए समावेशी कृषि विकास, भूमि सुधार, तकनीकी पहुंच तथा किसानों की आय सुरक्षा के माध्यम से ग्रामीण वर्गीय असमानताओं को कम करना आवश्यक है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है समलैंगिक विवाह भारत में जनसंख्यात्मक
की के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है, विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। जनसंख्यात्मक गतिकी से आशय जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन व्यवहार, पारिवारिक संरचना तथा आयु संरचना में होने वाले परिवर्तनों से है। वैश्वीकरण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा लैंगिक विविधता की स्वीकृति के साथ समलैंगिक विवाह एक उभरती सामाजिक वास्तविकता बन रहे हैं जो जनसंख्या के स्वरूप एवं पारिवारिक प्रतिमानों को प्रभावित करते हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। समलैंगिक विवाह निम्न प्रकार से जनसंख्यात्मक गतिकी को प्रभावित करते हैं। पहला है प्रजनन प्रतिमानों में परिवर्तन, प्राकृतिक जन्म दर में अपेक्षाकृत कमी तथा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एआरटी और सरोगेसी के प्रयोग में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, पारिवारिक संरचना का विविधीकरण। पारंपरिक परिवार के साथ साथ समान लिंगी दंपतियों द्वारा गठित परिवारों का उदय होता है। अगला पॉइंट है दत्तक ग्रहण की प्रवृत्ति में वृद्धि, अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों की पुनर्वास की संभावनाएं बढ़ती हैं। अगला पॉइंट है विवाह एवं प्रजनन आयु में परिवर्तन। व्यक्तिवाद और वैकल्पिक जीवन शैलियों के कारण विवाह एवं मातृत्व पितृत्व के प्रतिमानों में बदलाव आता है। अगला पॉइंट है सामाजिक समावेशन और मानव विकास। LGBTQIA+ समुदाय की वैधानिक मान्यता से मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है जो जनसंख्या की गुणात्मक विशेषताओं को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है भारत में सीमित प्रभाव। वर्तमान में समलैंगिक विवाहों की संख्या अपेक्षाकृत कम तथा कानूनी मान्यता का अभाव होने के कारण इनका प्रत्यक्ष जनसांख्यिकीय प्रभाव सीमित है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः समलैंगिक विवाह भारत की जनसंख्यात्मक गतिकी को मुख्यतः पारिवारिक संरचना, प्रजनन व्यवहार और सामाजिक समावेशन के माध्यम से प्रभावित करते हैं। भविष्य में कानूनी एवं सामाजिक स्वीकृति बढ़ने के साथ इनके प्रभाव अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। समावेशी समाज और जनसांख्यिकीय परिवर्तन परस्पर पूरक हैं, न कि विरोधी। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र निर्माण में धर्म की क्या भूमिका होती है? अपने उत्तर को विस्तार पूर्वक लिखिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। राष्ट्र निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न जाति, भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समूहों को साझा मूल्यों, राष्ट्रीय पहचान तथा राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर एकीकृत किया जाता है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय माना है, जबकि दुर्खीम के अनुसार धर्म सामाजिक एकता का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्र निर्माण में धर्म की सकारात्मक भूमिका। पहला पॉइंट है सामाजिक एकता का निर्माण। धर्म साझा नैतिक मूल्यों एवं सामूहिक चेतना को विकसित करता है। दूसरा पॉइंट है नैतिक अनुशासन का संवर्धन। सत्य, अहिंसा, करुणा एवं सहिष्णुता जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज, ब्रह्म समाज तथा गांधी जी के धार्मिक नैतिक विचारों ने जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पॉइंट है सामाजिक सेवा एवं कल्याण। धार्मिक संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं राहत कार्यों के माध्यम से सामाजिक पूंजी का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण। धर्म सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराओं को सुदृढ़ करता है। अब हम धर्म की नकारात्मक भूमिका देखेंगे। पहला है सांप्रदायिकता एवं सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है। धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकती है। अगला पॉइंट है पहचान आधारित राजनीति सामाजिक समरसता को प्रभावित कर सकती है। भारत का विभाजन तथा विभिन्न सांप्रदायिक दंगे इसके उदाहरण हैं। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। धर्म राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक आधार है, किंतु इसकी भूमिका तभी रचनात्मक होती है जब वह धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद एवं संवैधानिक मूल्यों के
अनुरूप संचालित हो। अतः भारत जैसे बहुलवादी समाज में सर्वधर्म समभाव और एकता में विविधता की भावना ही समावेशी राष्ट्र निर्माण का आधार है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए नवीन आर्थिक सुधारों ने भारत की पुरानी अर्थव्यवस्था को विकसित किया है? उपरयुक्त उदाहरण देकर अपने उत्तर को प्रमाणित कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। ब्रिटिश शासन ने भारत में भूमि व्यवस्था, व्यापार, उद्योग तथा परिवहन के क्षेत्र में अनेक आर्थिक सुधार लागू किए। यद्यपि इनका उद्देश्य औपनिवेशिक हितों की पूर्ति था, परंतु इन परिवर्तनों ने भारत की पारंपरिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित कर उसे विघटित विघटित कर दिया। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण पुरानी अर्थव्यवस्था निम्न प्रकार से प्रभावित हुई। पहला है भूमि व्यवस्था में परिवर्तन। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी व्यवस्थाओं ने सामुदायिक स्वामित्व की परंपरा को कमजोर कर जमींदार वर्ग को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के आयात से भारतीय बुनकरों एवं शिल्पकारों की आजीविका प्रभावित हुई। इसे दादा भाई नौरोजी ने अधोगामी अर्थव्यवस्था का कारण माना। अगला पॉइंट है कृषि का वाणिज्यीकरण। नील, कपास, जूट एवं अफीम जैसी नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया गया, जिससे खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हुआ और अकालों की तीव्रता बढ़ी। अगला पॉइंट है रेलवे एवं संचार का विकास। इससे बाजार अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी संबंधों का विकास हुआ तथा स्थानीय आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था कमजोर हुई। अगला पॉइंट है धन निकासी। भारत की संपत्ति का निरंतर प्रवाह ब्रिटेन की ओर हुआ, जिससे आर्थिक अविकास हुआ। अब सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन के आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण तो किया, परंतु उनका स्वरूप औपनिवेशिक था। परिणाम स्वरूप पारंपरिक आर्थिक संरचना विकसित हुई और भारत में निर्भर तथा असंतुलित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय नव मध्य वर्ग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये पूर्व पुराने मध्य वर्ग से किस प्रकार भिन्न है? सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। भारतीय नव मध्य वर्ग का उदय मुख्यतः 1991 के आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप हुआ। यह वर्ग आधुनिक जीवन शैली, उपभोक्तावाद तथा पेशेवर कौशल पर आधारित है। समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता के अनुसार नव मध्य वर्ग अपनी पहचान उपभोग और जीवन शैली के माध्यम से निर्मित करता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारतीय नव मध्य वर्ग की प्रमुख विशेषताएं: उपभोक्तावादी संस्कृति एवं ब्रांड आधारित जीवन शैली को अपनाना, सेवा क्षेत्र, आईटी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार की प्रधानता। अगला पॉइंट उच्च शिक्षा एवं तकनीकी दक्षता पर विशेष बल। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे वैश्विक दृष्टिकोण तथा आधुनिक जीवन मूल्यों को स्वीकार करना। अगला पॉइंट है डिजिटल तकनीक एवं सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग। अगला पॉइंट है व्यक्तिवाद एवं उपलब्धि आधारित प्रतिष्ठा को महत्व देना। फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी तथा दोहरी आय वाले परिवारों का विस्तार। अब हम पुराने मध्य वर्ग से भिन्नताएं देखेंगे। पहला है आर्थिक सुधार। पुराना मध्य वर्ग मुख्यतः सरकारी नौकरियों एवं पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर था, जबकि नव मध्यम वर्ग निजी एवं सेवा क्षेत्र पर आधारित है। अब हम मूल्य एवं दृष्टिकोण के आधार पर देखेंगे। पुराना मध्य वर्ग मितव्ययिता और सामूहिकता को महत्व देता था, जबकि नव मध्य वर्ग व्यक्तिवाद एवं उपभोक्तावाद की ओर उन्मुख है। अब हम जीवन शैली के आधार पर देखेंगे। पुराने मध्य वर्ग का उपभोग सीमित था, जबकि नव मध्य वर्ग वैश्विक एवं आधुनिक जीवन शैली को अपनाता है। अब हम सामाजिक दृष्टिकोण देखें। पुराना मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत परंपरागत था, जबकि नव मध्यम वर्ग अधिक उदार एवं आधुनिक विचारों वाला है। अब हम प्रतिष्ठा के आधार पर देखेंगे। पुराने मध्यम वर्ग में सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति थी, जबकि नव मध्यम वर्ग में आय, पेशेवर सफलता और भोग प्रमुख आधार बन गए हैं।
अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय नव मध्यम वर्ग आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण परिणाम है। इसने सामाजिक गतिशीलता, आधुनिकता तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान की है। हालांकि बढ़ते उपभोक्तावाद और सामाजिक असमानताओं जैसी चुनौतियों के कारण आवश्यक है कि यह वर्ग समावेशी एवं उत्तरदायी विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाए। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम अध्ययन के लिए किसे अग्रणी माना जाता है? उदाहरण के तौर पर कुछ भारतीय समाजशास्त्रियों के ग्राम अध्ययन पर योगदान को बताइए। उनके उपागम परस्पर किस प्रकार से भिन्न है? सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। भारतीय समाज की संरचना को समझने में ग्राम अध्ययन का विशेष महत्व है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय भारत मुख्यतः ग्रामीण समाज था। भारतीय ग्राम अध्ययन की परंपरा को संस्थागत स्वरूप देने का श्रेय प्राय एम श्रीनिवास को दिया जाता है, जिन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन के माध्यम से ग्रामीण समाज की गतिशीलता को समझने का प्रयास किया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। एम श्रीनिवास के अनुसार पुस्तक द रिमेम्बर्ड विलेज, सांस्कृतिकरण, प्रभुत्वशाली जाति, डोमिनेट कास्ट तथा पश्चिमीकरण की अवधारणाएं दी। उपागम संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक। अब हम एस.सी. दुबे की पुस्तक इंडियन विलेज समीरपेट ग्राम अध्ययन, ग्राम को एक समग्र सामाजिक इकाई के रूप में देखा। उपागम समग्र एवं मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। अब हम डी.एन. मजूमदार की पुस्तक रूरल प्रोफिलेस, ग्रामीण जीवन जाति एवं आर्थिक संबंधों का विश्लेषण किया। उपागम अनुभवजन्य एवं मानवशास्त्री। अब हम ए.आर. देसाई की पुस्तक रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ग्रामीण वर्ग संघर्ष, भूमि संबंध एवं शोषण पर बल दिया। उपागम मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब हम उपागमों में भिन्नता देखेंगे, क्या क्या भिन्नता हमें देखने को मिलती है। श्रीनिवास सामाजिक संरचना और परिवर्तन पर केंद्रित थे, जबकि देसाई वर्ग संघर्ष एवं आर्थिक संबंधों पर। एस.सी. दुबे ने ग्राम को समग्र इकाई माना, जबकि डी.एन. मजूमदार ने अनुभवजन्य सर्वेक्षणों पर अधिक बल दिया। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण सामाजिक सामंजस्य को महत्व देता है, जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण संघर्ष और असमानता को। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय ग्राम अध्ययन ने विविध उपागमों के माध्यम से ग्रामीण समाज की बहुआयामी समझ विकसित की है। इन अध्ययनों ने न केवल भारतीय समाजशास्त्र को समृद्ध किया, बल्कि ग्रामीण विकास एवं नीति निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। औद्योगिक वर्ग संरचना भारतीय समाज की सामाजिक संरचना का एक प्रकार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। औद्योगिक वर्ग संरचना से आशय उद्योगों एवं आधुनिक आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न विभिन्न वर्गों जैसे पूंजीपति, प्रबंधक, तकनीकी विशेषज्ञ तथा श्रमिक वर्ग से है। भारतीय समाज में यह संरचना केवल आर्थिक कारकों का परिणाम नहीं है, बल्कि जाति, परिवार, शिक्षा एवं सामाजिक मूल्यों जैसी पारंपरिक संस्थाओं से भी प्रभावित होती है। इसलिए यह कथन काफी हद तक उचित प्रतीत होता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। औद्योगिक वर्ग संरचना पर सामाजिक संरचना का प्रभाव। पहला है जाति व्यवस्था का प्रभाव। औद्योगिक रोजगार एवं उद्यमिता में जाति नेटवर्क और सामाजिक पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है परिवार एवं नातेदारी संबंध। अनेक उद्योग एवं व्यापार पारिवारिक नियंत्रण में संचालित होते हैं, जैसे टाटा, बिरला आदि। हम अगला पॉइंट देखेंगे, शिक्षा एवं सामाजिक असमानता। शिक्षा और संसाधनों तक असमान पहुंच के कारण वर्गीय विभाजन सुदृढ़ होता है। अगला पॉइंट है ग्रामीण नगरीय पृष्ठभूमि। प्रवास के कारण औद्योगिक श्रमिक वर्ग का निर्माण हुआ, परंतु उनकी सामाजिक पहचान बनी रहती है। अगला पॉइंट है एम.एन. श्रीनिवास तथा ए.आर. देसाई के अनुसार
भारतीय औद्योगिकरण पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं से पूर्णतः पृथक नहीं है। अब हालांकि वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं तकनीकी विकास ने योग्यता आधारित नए मध्यम वर्ग तथा पेशेवर वर्ग का विस्तार किया है। इससे वर्ग संबंधों में जाति एवं परंपरागत बंधनों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुआ है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। अतः औद्योगिक वर्ग संरचना भारतीय समाज की व्यापक सामाजिक संरचना का ही एक प्रकार है। यद्यपि आधुनिक आर्थिक शक्तियों ने नए वर्गों को जन्म दिया है, फिर भी भारतीय औद्योगिक वर्ग व्यवस्था पर जाति, परिवार और सामाजिक मूल्यों की छाप आज भी स्पष्ट रूप से विद्यमान है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नातेदारी क्या है? नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन में जेपी मर्डॉक के योगदान की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। नातेदारी वह सामाजिक व्यवस्था है जो रक्त संबंध, विवाह तथा दत्तक संबंधों के आधार पर व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है। यह समाज की मूलभूत संस्था है जो उत्तराधिकार, विवाह, सामाजिक दायित्व एवं सामाजिक संगठन को नियंत्रित करती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। नातेदारी की अवधारणा देखेंगे। रक्त संबंधों एवं वैवाहिक संबंधों पर आधारित सामाजिक संबंधों का जाल है। परिवार, वंश तथा गोत्र जैसी संस्थाओं का आधार है। सामाजिक एकता एवं सांस्कृतिक निरंतरता का माध्यम है। अब हम जेपी मर्डॉक का योगदान देखेंगे। पहला है तुलनात्मक अध्ययन। मर्डॉक ने विश्व की लगभग 250 से अधिक जनजाति एवं पारंपरिक समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने नातेदारी के सार्वभौमिक प्रतिरूपों को स्पष्ट किया। अब हम नातेदारी शब्दावली का वर्गीकरण देखेंगे। उन्होंने 6 प्रमुख नातेदारी प्रणालियों एस्किमो, हवाईयन, इरोक्वाय, क्रो, ओमाहा तथा सूडानी का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। परिवार की अब सार्वभौमिकता हम देखते हैं। अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर 1949 में उन्होंने प्रतिपादित किया कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है और नातेदारी व्यवस्था का मूल आधार है। हम अगला पॉइंट देखेंगे। वंश एवं निवास नियमों का अध्ययन। उन्होंने पितृवंशी, मातृवंशी तथा द्विवंशी प्रणालियों एवं निवास प्रतिरूपों का विश्लेषण किया। अब हम संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण देखेंगे। मर्डॉक ने नातेदारी को सामाजिक संगठन और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने वाली व्यवस्था माना है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। जेपी मर्डॉक ने तुलनात्मक एवं वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से नातेदारी व्यवस्था की संरचना और सार्वभौमिक विशेषताओं को स्पष्ट किया। उनके योगदान ने नातेदारी अध्ययन को व्यवस्थित आधार प्रदान किया, जिसके कारण उन्हें नातेदारी अध्ययन के प्रमुख मानवशास्त्रियों में स्थान प्राप्त है। अब हम अगले खंड पर चलते हैं। प्रश्न 5 ये आपको अनिवार्य होते हैं। प्रश्न 1 और प्रश्न 5 अनिवार्य होते हैं। बाकी जिसमें ए बी सी डी ई 5 प्रश्न दिए होते हैं, सबको करना होता है। इसके बाद आपको चाहे इस खंड से 2 प्रश्न करो, चाहे उस खंड से 2 प्रश्न, एक खंड से आपको 2 प्रश्न और एक खंड से आपको 3 प्रश्न करने होते हैं। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। भू स्वामित्व खेतिहर में गैर खेतिहर स्वामित्वों को हस्तांतरित किए जाने से भारतीय समाज का रूपांतरण हो रहा है। उपयुक्त उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले हम भूमि लिखें। भूमि भारतीय ग्रामीण समाज में केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, शक्ति एवं वर्गीय संबंधों का आधार भी है। उदारीकरण, शहरीकरण तथा बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण भूमि का स्वामित्व खेती करने वाले किसानों से गैर खेतिहर वर्गों के हाथों में हस्तांतरित हो रहा है, जिससे भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कृषक वर्ग संरचना में परिवर्तन। छोटे एवं सीमांत किसान
भूमि बेचकर भूमि मजदूर बन रहे हैं। भूमि व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं शहरी निवेशकों के हाथों में केंद्रित हो रही है। अगला पॉइंट है ग्रामीण समाज का वर्गीय विभाजन। आंद्रे बेतेले के अनुसार भूमि स्वामित्व सामाजिक असमानता का प्रमुख आधार है। नए ग्रामीण अभिजात वर्ग का उदय हुआ है। अब हम कृषि का व्यापारीकरण देखें। कारपोरेट एवं पट्टे पर खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की प्रवृत्ति बढ़ी है। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े निवेशकों द्वारा कृषि भूमि की खरीद इसके उदाहरण है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे प्रवास एवं गैर कृषि रोजगार में वृद्धि। भूमि खोने वाले किसान शहरों की ओर प्रवास कर सेवा एवं असंगठित क्षेत्र में कार्य करने लगे हैं। अब हम अगला पॉइंट देखें सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। पारंपरिक जजमानी एवं जाति आधारित संबंध कमजोर हुए हैं तथा बाजार आधारित संबंध मजबूत हुए हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः खेतिहरों में गैर खेतिहर स्वामियों के हाथों में भूमि का हस्तांतरण भारतीय समाज में वर्गीय पुनर्संरचना, ग्रामीण शहरी प्रवास तथा आर्थिक सामाजिक संबंधों के रूपांतरण को गति दे रहा है। इसलिए यह प्रक्रिया भारतीय समाज के व्यापक सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में ग्रामीण उद्योगों के पतन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। ग्रामीण उद्योग भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। हस्तकरघा, कुटीर उद्योग, मिट्टी के बर्तन, धातु शिल्प तथा अन्य पारंपरिक व्यवसाय ग्रामीण रोजगार एवं आत्मनिर्भरता के आधार थे, किंतु औद्योगिकरण एवं वैश्वीकरण के प्रभाव से इनका निरंतर ह्रास हुआ है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत में ग्रामीण उद्योगों के पतन के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला है औपनिवेशिक नीतियां। ब्रिटिश शासन की नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को कमजोर किया तथा मशीन निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया। अगला पॉइंट है औद्योगिकरण एवं मशीनीकरण। बड़े उद्योगों द्वारा कम लागत एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण ग्रामीण उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। अगला पॉइंट है कच्चे माल एवं पूंजी की कमी। पर्याप्त निवेश, ऋण सुविधा तथा गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की अनुपलब्धता ने विकास को बाधित किया। अगला पॉइंट है बाजार एवं विपणन की समस्याएं। आधुनिक विपणन तंत्र और ब्रांडिंग के अभाव में ग्रामीण उत्पादों की मांग घटती गई। अगला पॉइंट है तकनीकी पिछड़ापन। पारंपरिक उत्पादन तकनीकों के कारण उत्पादकता एवं गुणवत्ता प्रभावित हुई। अगला पॉइंट है शहरीकरण एवं प्रवासन। रोजगार की तलाश में युवाओं का शहरों की ओर पलायन होने से कुशल श्रम शक्ति में कमी आई। अगला पॉइंट है वैश्वीकरण एवं उपभोक्तावाद। सस्ते और आकर्षक विदेशी तथा औद्योगिक उत्पादों ने ग्रामीण उत्पादों का स्थान ले लिया। अगला पॉइंट है एम श्रीनिवास के अनुसार आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन से पारंपरिक व्यवसायों की संरचना को प्रभावित किया है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। ग्रामीण उद्योगों का पतन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का भी परिणाम है। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों का पुनर्जीवन ग्रामीण रोजगार, समावेशी विकास एवं सतत आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीतिक गतिशीलता के सामाजिक आधारों की विवेचना कीजिए। क्या पिछले 60-70 वर्षों में इन आधारों में कोई परिवर्तन हुआ है? सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। राजनीतिक गतिशीलता। पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन से तात्पर्य नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी हेतु संगठित करने से
स्वतंत्र भारत में इसकी प्रकृति, सामाजिक संरचना, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र तथा भाषा जैसे विभिन्न आधारों से प्रभावित रही है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीतिक गतिशीलता के सामाजिक आधार देखें, क्या क्या आधार हो सकते हैं। पहला है जाति आधारित आधार। एम श्रीनिवास और राजनी कोठारी के अनुसार भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण संगठक शक्ति रही है। दूसरा पॉइंट है धर्म आधारित आधार। विभिन्न धार्मिक समुदायों की पहचान और हित राजनीतिक लामबंदी का आधार बने। अगला पॉइंट है वर्ग एवं आर्थिक आधार। किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग तथा व्यापारिक वर्ग अपने आर्थिक हितों के अनुसार संगठित हुए। भाषा एवं क्षेत्रीयता। भाषाई राज्यों का गठन तथा क्षेत्रीय दलों का उदय इसी का परिणाम है। अगला पॉइंट है जाति एवं जनजातीय पहचान। पूर्वोत्तर भारत तथा आदिवासी क्षेत्रों में पहचान आधारित राजनीति का विकास हुआ। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे पिछले 60-70 वर्षों में परिवर्तन। पहला पॉइंट है जाति से गठबंधन राजनीति की ओर बहुजाति एवं सामाजिक न्याय आधारित राजनीति का विस्तार हुआ। अगला पॉइंट है नव मध्यम वर्ग और युवाओं का उदय। शिक्षा, शहरीकरण और वैश्वीकरण से नए राजनीतिक मुद्दे उभरे। अगला पॉइंट है पहचान की राजनीति से विकास की राजनीति की ओर आंशिक बदलाव। रोजगार, कल्याणकारी योजनाएं और सुशासन प्रमुख मुद्दे बने। अगला पॉइंट है महिलाओं एवं वंचित समूहों की बढ़ती भागीदारी। आरक्षण और लोकतांत्रिक जागरूकता के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने राजनीतिक लामबंदी के नए साधन प्रदान किए हैं। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीतिक गतिशीलता के सामाजिक आधार स्थिर नहीं रहे हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, लोकतंत्रीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से इनमें निरंतर बदलाव आया है। आज भारतीय राजनीति पारंपरिक पहचान और विकासोन्मुख मुद्दों के सम्मिश्रण पर आधारित एक बहुआयामी स्वरूप धारण कर चुकी है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राज्यों में अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रवासी श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। प्रवासी श्रमिक भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण, सेवा, कृषि एवं लघु उद्योग क्षेत्रों का महत्वपूर्ण आधार है। अधिकांश प्रवासी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहां रोजगार की असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के अभाव तथा शोषण जैसी समस्याएं व्यापक रूप से विद्यमान है। कोविड-19 महामारी ने उनकी स्थिति की संवेदनशीलता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं। पहला है रोजगार की असुरक्षा। अस्थायी एवं अनुबंध आधारित कार्य, मनमाने ढंग से नौकरी से निकाला जाना। दूसरा पॉइंट है कम मजदूरी एवं शोषण। न्यूनतम मजदूरी का पालन न होना तथा बिचौलियों द्वारा आर्थिक शोषण। अगला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा का अभाव। स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ एवं दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाओं से वंचित रहना। अगला पॉइंट है खराब कार्य परिस्थितियां, लंबे कार्य घंटे, असुरक्षित कार्यस्थल तथा श्रम कानूनों का सीमित अनुपालन। अगला पॉइंट है आवास एवं जीवन यापन की समस्याएं, झुग्गी बस्तियों में रहना, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता सुविधाओं का अभाव। अगला पॉइंट है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, बच्चों की शिक्षा में बाधा तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। अगला पॉइंट है भाषाई, सांस्कृतिक तथा सामाजिक भेदभाव, स्थानीय समुदायों से दूरी तथा पहचान संबंधी समस्याएं। अगला पॉइंट है पोर्टेबिलिटी की समस्या, राशन, कल्याणकारी योजनाओं
एवं पहचान दस्तावेजों का अन्य राज्यों में सीमित उपयोग। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक एवं संस्थागत भी हैं। ई श्रम पोर्टल, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जैसे प्रयासों को प्रभावी ढंग से लागू कर श्रमिकों के लिए सम्मानजनक कार्य, सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। यही सतत एवं न्याय संगत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप सोचते हैं कि कानून भारत में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सक्षम है? टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे बाल श्रम के बारे में। बाल श्रम भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्या है। इसे समाप्त करने के लिए भारत में बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 संशोधित 2016, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा संविधान के अनुच्छेद 21 से 24, 39 ई तथा एवं 39 एफ जैसे प्रावधान बनाए गए हैं, तथापि केवल कानूनों के माध्यम से इसका पूर्ण उन्मूलन संभव नहीं हो पाया है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कानूनों की उपलब्धियां। पहला है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा पॉइंट है, खतरनाक उद्योगों में किशोरों के कार्य करने पर रोक लगाई गई है। अगला पॉइंट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से विद्यालयीकरण को बढ़ावा मिला है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को कठोर बनाया गया है। अब हम अगला पॉइंट देखें, कानूनों की सीमाएं। गरीबी, बेरोजगारी एवं पारिवारिक आर्थिक दबाव बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं। असंगठित क्षेत्र में निगरानी एवं कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन कमजोर है। अगला पॉइंट है, पारिवारिक उद्यमों में कार्य की अनुमति का दुरुपयोग होता है। अगला पॉइंट है, सामाजिक जागरूकता की कमी तथा शिक्षा से वंचित होना समस्या को बनाए रखता है। अगला पॉइंट है, आईएलओ एवं यूनिसेफ की रिपोर्ट दर्शाती है कि छिपे हुए बाल श्रम के कई रूप अभी भी विद्यमान हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कानून बाल श्रम उन्मूलन का आवश्यक साधन है, परंतु अपने आप में पर्याप्त नहीं है। प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक जागरूकता के समन्वित प्रयासों से ही भारत बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। संवैधानिक प्रावधानों ने किस अर्थ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दशाओं को परिवर्तित किया है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के ऐतिहासिक शोषण, भेदभाव तथा सामाजिक बहिष्करण को समाप्त करने के उद्देश्य से समानता, सामाजिक न्याय और सकारात्मक भेदभाव के सिद्धांत को अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद 15, 4 एवं 46 के माध्यम से शिक्षा और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन मिला। अब हम अगला पॉइंट देखें, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ने कानूनी संरक्षण प्रदान किया। साक्षरता एवं सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई। अब हम आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन देखेंगे। शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण। अनुच्छेद 16(4) से अवसरों का विस्तार हुआ। छात्रवृत्ति, भूमि सुधार तथा कल्याणकारी योजनाओं से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। सरकारी सेवाओं एवं उद्यमिता में भागीदारी बढ़ी। अब हम राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन देखेंगे। अनुच्छेद 330 एवं 332 के तहत संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया। पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ा। एक नए दल एवं आदिवासी नेतृत्व का उदय हुआ। अब हम आलोचनात्मक परीक्षण देखेंगे। लाभ मुख्यतः क्रीमी लेयर जैसे अपेक्षाकृत उन्नत वर्गों तक सीमित रहने की आलोचना होती है।
जाति भेदभाव, अत्याचार तथा सामाजिक बहिष्करण अभी भी विद्यमान है। आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन, गरीबी एवं कुपोषण जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कई बार वास्तविक सशक्तिकरण में परिवर्तन नहीं हो पाता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। संवैधानिक प्रावधानों ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं में उल्लेखनीय सुधार किया है, किंतु सामाजिक असमानता और संरचनात्मक बाधाओं के कारण अपेक्षित परिणाम पूर्णतः प्राप्त नहीं हुए। अतः संवैधानिक संरक्षण के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देना आवश्यक है, जिससे संविधान में निहित सामाजिक न्याय का लक्ष्य वास्तविक रूप से साकार हो सके। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि औद्योगिकरण नगरीकरण की पूर्व शर्त है? अपने तर्क दीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियां तथा जीवन शैली ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होती है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात नगरीकरण की गति निरंतर बढ़ी है, परंतु इसका स्वरूप विकसित देशों से भिन्न एवं असमान रहा है। और हम सबसे पहले मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत में नगरीकरण की प्रमुख प्रवृत्तियां। पहला है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। 1951 में लगभग 17% से बढ़कर 2011 में 31.16 तथा वर्तमान में लगभग 36% तक पहुंच चुकी है। महानगरों का विस्तार। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे महानगरों में जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ा है। अगला पॉइंट है सेवा क्षेत्र आधारित नगरीकरण। आईटी, वित्त, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में नए शहरी केंद्र विकसित किए हैं। अगला पॉइंट है ग्रामीण नगरीय प्रवासन में वृद्धि। रोजगार एवं बेहतर सुविधाओं की खोज में लोगों का पलायन बढ़ा है। अनियोजित नगरीकरण। झुग्गी बस्तियों, आवास संकट तथा आधारभूत सुविधाओं पर दबाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अगला पॉइंट है उपनगरीकरण एवं स्मार्ट सिटी का विकास। नए उपग्रह नगर एवं नियोजित शहर विकसित हो रहे हैं। क्या औद्योगिकरण नगरीकरण की पूर्व शर्त है के बारे में हम देखेंगे। औद्योगिकरण नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारक है, परंतु यह एकमात्र पूर्व शर्त नहीं है। पहला है सेवा क्षेत्र का विस्तार। बेंगलुरु, गुरुग्राम प्रशासनिक एवं राजनीतिक केंद्र, चंडीगढ़, नई दिल्ली धार्मिक एवं पर्यटन नगर, वाराणसी, तिरुपति शिक्षा एवं पर्यटन नगर, वाराणसी एवं तिरुपति शिक्षा एवं स्वास्थ्य केंद्र, पुणे, मणिपाल परिवहन एवं व्यापारिक गतिविधियां भी नगरीकरण को प्रोत्साहित करती हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत में नगरीकरण बहुआयामी एवं विषम प्रकृति का है। औद्योगिकरण इसका एक प्रमुख प्रेरक अवश्य है, किंतु सेवा क्षेत्र, प्रशासन, शिक्षा, पर्यटन तथा व्यापार जैसे अनेक कारक भी नगरीकरण को गति प्रदान करते हैं। अतः औद्योगिकरण नगरीकरण की आवश्यक परंतु एकमात्र पूर्व शर्त नहीं है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में जाति संघर्ष को रोकने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे? अपने तर्क की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण आधार रही है, किंतु असमानता, संसाधनों की असमान वितरण तथा राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण समय समय पर जाति संघर्ष उत्पन्न होते रहे हैं। सामाजिक समरसता और समावेशी विकास के लिए इन संघर्षों की रोकथाम आवश्यक है। अब हम सबसे पहले मुख्य भाग पर चलते हैं। जाति संघर्ष को रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जागरूकता द्वारा समानता, संवैधानिक मूल्य एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार किया जाए। अगला पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं में कमी लाने हेतु रोजगार, भूमि सुधार तथा कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। अगला पॉइंट है कानूनों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत। अगला पॉइंट है राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत ध्रुवीकरण से बचते हुए विकास आधारित राजनीति को प्रोत्साहन दिया जाए। अगला पॉइंट है अंतरजातीय विवाह एवं सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देकर
सामाजिक दूरी कम की जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसे जाति उन्मूलन का प्रभावी साधन माना था। अगला पॉइंट है पंचायती राज एवं स्थानीय संस्थाओं में समावेशी प्रतिनिधित्व से विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। अगला पॉइंट है मीडिया और नागरिक समाज द्वारा सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुता के मूल्यों का प्रसार किया जाए। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। जाति संघर्ष केवल कानून से नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, आर्थिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से नियंत्रित किए जा सकते हैं। समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण ही जाति संघर्षों की अस्थायी रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय समाज में वृद्धों के लिए परिवर्तनशील निजी तथा सार्वजनिक संजाल नेटवर्क एवं सहायक व्यवस्थाएं क्या हैं? वृद्धों की देखरेख करने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के सुझाव दीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। जनसंख्या के वृद्धिकरण के साथ भारतीय समाज में वृद्धजनों की देखभाल एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं नीतिगत विषय बन गई है। परिवार, समुदाय तथा राज्य द्वारा संचालित विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक व्यवस्थाएं वृद्धों को सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करती हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। वृद्धों के लिए निजी एवं सार्वजनिक संजाल तथा सहायक व्यवस्थाएं। पहला है निजी संजाल। संयुक्त एवं एकल परिवार द्वारा देखभाल, नातेदारी, पड़ोसी एवं समुदाय आधारित सहयोग। स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ एवं धार्मिक संगठन, वरिष्ठ नागरिक क्लब तथा स्वयं सहायता समूह विकसित करना। अब हम सार्वजनिक संजाल देखेंगे। राष्ट्रीय वयोश्री योजना एवं अटल वयो अभ्युदय योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना आदि। आयुष्मान भारत, जीरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा हेल्पलाइन 1456, वृद्धाश्रम एवं डे केयर केंद्र। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे देखभाल करने वालों की चुनौतियों को कम करने हेतु सुझाव। पहला है सामुदायिक आधारित डे केयर एवं राहत सेवाओं का विस्तार करना, घरेलू देखभालकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं परामर्श सुविधा। अगला पॉइंट है वृद्ध देखभाल बीमा एवं वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना, टेलीमेडिसिन एवं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, कारपोरेट क्षेत्र में केयर गिवर अनुकूल कार्यनीतियां तथा लचीले कार्य घंटे, एनजीओ, पंचायतों एवं स्थानीय निकायों की सहभागिता बढ़ाना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय समाज में पारिवारिक मूल्यों और राज्य की कल्याणकारी नीतियों का समन्वय वृद्धजनों की गरिमामय एवं सुरक्षित जीवन यात्रा सुनिश्चित कर सकता है। बदलती सामाजिक संरचना के संदर्भ में समुदाय आधारित और समावेशी वृद्ध देखभाल प्रणाली की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षिक विकास ही देश की समस्त बीमारियों तथा बुराइयों का एकमात्र उपचार है। उपर्युक्त कथन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रगति तथा मानवीय विकास का प्रमुख साधन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को समावेशी, बहुविषयी तथा कौशल आधारित बनाकर भारत को ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखती है, किंतु यह मानना है कि शिक्षा ही सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है एक अतिशयोक्तिपूर्ण दृष्टिकोण है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलेंगे। शिक्षा विकास में सकारात्मक प्रभाव। एनईपी 2020 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण तथा सार्वभौमिक साक्षरता पर बल देती है। कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा से रोजगार क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अगला पॉइंट है शिक्षा सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव तथा अंधविश्वास को कम करने का माध्यम बनती है। डिजिटल शिक्षा एवं बहु
विषयी दृष्टिकोण नवाचार एवं मानव पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। अब हम आलोचनात्मक परीक्षण देखेंगे। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा क्षेत्रीय असमानताएं केवल शिक्षा से समाप्त नहीं की जा सकते हैं। शिक्षा के साथ प्रभावी स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा सुशासन की भी आवश्यकता है। डिजिटल विभाजन, शिक्षकों की कमी तथा आधारभूत संरचना की कमजोरियां एनईपी 2020 के क्रियान्वयन में बाधक हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक पूर्वाग्रह और जाति लैंगिक भेदभाव केवल औपचारिक शिक्षा से पूर्णतः समाप्त नहीं होते। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः शिक्षा राष्ट्रीय विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन अवश्य, परंतु यह सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता शिक्षा के साथ आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सेवाओं और सुशासन के समन्वित प्रयासों पर निर्भर करती है। इसी समग्र दृष्टिकोण से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में दलित आंदोलन ने उनकी पहचान बनाने को किस प्रकार से सहज बनाया है, विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। दलित आंदोलन भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता तथा गरिमा की स्थापना हेतु चलाए गए संगठित प्रयास हैं। ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा दलित पैंथर्स जैसे आंदोलनों ने दलित समुदाय में आत्मसम्मान एवं सामूहिक पहचान के निर्माण को सुदृढ़ किया। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। दलित आंदोलनों द्वारा पहचान निर्माण में योगदान पाला है। आत्मसम्मान एवं चेतना का विकास। अंबेडकर आंदोलन ने शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो के माध्यम से सामाजिक जागरूकता बढ़ाई। राजनीतिक पहचान का उदय। बहुजन समाज पार्टी तथा अन्य संगठनों ने दलितों को एक संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक पुनरुत्थान। दलित साहित्य, कला एवं दलित साहित्य, कला एवं प्रतीकों के माध्यम से वैकल्पिक सांस्कृतिक पहचान विकसित हुई। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता। आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे प्रावधानों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा मिला। अगला पॉइंट है सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध प्रतिरोध। आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष को प्रोत्साहित किया। अगला पॉइंट है डिजिटल एवं समकालीन मंचों का उपयोग। भीमा कोरेगांव और रोहित वेमुला प्रकरण जैसे मुद्दों ने नई पीढ़ी में पहचान आधारित एकजुटता को मजबूत किया। अब हम सीमाएं देखेंगे। दलित समुदाय के भीतर उपजाति विभाजन, पहचान की राजनीति के कारण व्यापक सामाजिक समावेशन में चुनौतियां, आर्थिक एवं शैक्षिक असमानताओं का निरंतर बने रहना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। दलित आंदोलनों ने दलितों को सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। हालांकि वास्तविक सशक्तिकरण के लिए पहचान आधारित संघर्ष को सामाजिक समावेशन, शिक्षा और आर्थिक अवसरों के विस्तार के साथ जोड़ना आवश्यक है। यही संविधान के समतामूलक समाज के आदर्श को साकार करने का मार्ग है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या भारत में संधारणीय विकास होना संभव है? पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संधारणीयता को अर्जित करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न किया जाए। तीव्र आर्थिक विकास और बढ़ती जनसंख्या के बावजूद भारत में संतुलित नीतियों के माध्यम से संधारणीय विकास प्राप्त करना संभव है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे। वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण में वृद्धि, वनों की कटाई एवं जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन तथा चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति, भूजल का अत्यधिक दोहन एवं जल संकट। अब हम शहरीकरण एवं
औद्योगिकरण के से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट और ई कचरे की समस्या, जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता एवं साधारणीयता प्राप्त करने के उपाय, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का विस्तार, वनीकरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को प्रोत्साहन, परिपत्र अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी तथा 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल सिद्धांत का अनुपालन, स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा हरित परिवहन को बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रभाव आकलन को प्रभावी बनाना तथा जन जागरूकता बढ़ाना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी तथा विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों का कठोर क्रियान्वयन करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत के लिए साधारणीय विकास केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट एसडीजीएस तथा समावेशी विकास की अवधारणा के माध्यम से आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित कर भारत दीर्घकालिक एवं संधारणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों का जबरन विस्थापन उनके वंचन का कारण है तथा उसके परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में भारत में असमानता बढ़ी है? विस्तार से उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। जबरन विस्थापन फोर्स डिस्प्लेसमेंट वह स्थिति है जिसमें मजदूरों को प्राकृतिक आपदाओं, विकास परियोजनाओं, संघर्षों अथवा आर्थिक संकटों के कारण अपने निवास एवं आजीविका के स्थान को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। यह प्रक्रिया सामाजिक एवं आर्थिक वंचना को जन्म देती है तथा असमानता को बढ़ाती है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। मजदूरों के वंचन के कारण आजीविका का नुकसान, विस्थापन से रोजगार और आय के स्रोत समाप्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा का अभाव, प्रवासी मजदूरों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी सुविधाओं तक सीमित पहुंच मिलती है। अगला पॉइंट है अनौपचारिक क्षेत्र में शोषण, अस्थायी तथा एवं असुरक्षित रोजगार के कारण मजदूर कम मजदूरी और खराब कार्य परिस्थितियों का सामना करते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक अलगाव, समुदाय और सामाजिक नेटवर्क टूटने से उनकी सामाजिक पूंजी कमजोर होती है। अगला पॉइंट है महिलाओं एवं बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं। अब हम भारत में बढ़ती असमानता पर प्रभाव देखेंगे। पहला है आय एवं संपत्ति की असमानता में वृद्धि, ग्रामीण शहरों तथा क्षेत्रीय विषमताओं का विस्तार, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं प्रवासी श्रमिकों की हाशिए पर स्थिति। अगला पॉइंट है कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी मजदूर संकट ने इस असमानता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः जबरन विस्थापन मजदूरों की बहुआयामी वंचना का प्रमुख कारण है और इससे भारत में असमानता बढ़ी है। पोर्टेबिलिटी आधारित सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास, सस्ती आवास व्यवस्था तथा समावेशी विकास नीतियों के माध्यम से ही इस समस्या का प्रभावी समाधान संभव है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 की घोषणा के पश्चात निरंतरता उन्मूलन के लिए कौन सी योजनाएं प्रारंभ की है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में घोषित सतत विकास लक्ष्य एसडीजीज में लक्ष्य एक निरंतरता का अंत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अनुसार भारत सरकार ने बहुआयामी गरीबी को कम करने तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। निर्धनता उन्मूलन हेतु प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना, वित्तीय समावेशन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को बढ़ावा। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर जीवन स्तर में सुधार। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं शहरी गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध उपलब्ध कर स्वरोजगार को प्रोत्साहन। अगला पॉइंट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है स्वच्छ भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन, स्वच्छता एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कर मानव विकास को बढ़ावा देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इस प्रकार भारत सरकार की ये योजनाएं केवल आय आधारित गरीबी ही नहीं बल्कि बहुआयामी निर्धनता के विभिन्न पहलुओं स्वास्थ्य, आवास, पोषण, वित्तीय समावेशन एवं आजीविका को संबोधित करती है। नीति आयोग के एसडीजी स्थानीयकरण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि प्रश्न एक पाले का ई छूट गया था। आप जी धुर्रे को सैद्धांतिक बहुलवाद के प्रयोगकर्ता के रूप में किस प्रकार से उचित ठहराएंगे? सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारतीय समाजशास्त्र में प्रोफेसर जी.एस. धुर्रे का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने भारतीय समाज के विविध आयामों जाति, जनजाति, संस्कृति, परिवार तथा नगरीकरण का अध्ययन करते समय किसी एक सिद्धांत का या पद्धति पर निर्भर न रहकर अनेक दृष्टिकोणों का प्रयोग किया। इसी कारण उन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। जी.एस. धुर्रे को सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोगकर्ता निम्न आधारों पर उचित ठहराया जा सकता है। पहला पॉइंट है बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रयोग। उन्होंने ऐतिहासिक, तुलनात्मक तथा मानव शास्त्रीय पद्धतियों का संयुक्त उपयोग किया। इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र तथा प्राचीन ग्रंथों के आधार पर भारतीय सामाजिक संस्थाओं का विश्लेषण किया। अगला पॉइंट है अनुभवजन्य एवं क्षेत्रीय अध्ययन, जनजातियों, जाति तथा नगरीकरण के अध्ययन में व्यवहारिक तथ्यों को भी महत्व दिया। अगला पॉइंट है संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण, सामाजिक संरचना के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्य एवं परंपराओं को भी अध्ययन का आधार बनाया। अगला पॉइंट है परिवर्तन एवं निरंतरता का समन्वय। उन्होंने भारतीय समाज को स्थिर न मानकर परंपरा और आधुनिकता के सह अस्तित्व के रूप में देखा। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इस प्रकार जी.एस. धुर्रे ने भारतीय समाज की जटिलता को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों एवं पद्धतियों का समन्वित प्रयोग किया। इसलिए उन्हें भारतीय समाजशास्त्र में सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोगकर्ता कहना पूर्णतः उचित है। उनका दृष्टिकोण भारतीय समाज की बहुविध संरचना और सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए आज भी अत्यंत प्रासंगिक माना जाता है। HDIS में धन्यवाद।